वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर आर सम एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंतर्गत अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण दिए गए हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 10 के तहत एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण दिए गए हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट under section 10 of Indian Contract Act 1872. First is the agreement. There must be agreement between two parties. जब तक दो पक्षकार के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और एग्रीमेंट होने के लिए प्रोमिस होना जरूरी है, और प्रोमिस के लिए सबसे पहले प्रपोजल दिया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा, और ऑफर जब होगा तो फिर उसका एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तभी प्रोमिस होगा। जब प्रोमिस हो जाएगा तो उस प्रोमिस के साथ साथ कंसीडरेशन का भी होना जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट होगा। और वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि दो तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट, एक सोशल एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए एक अनुबंध का आवश्यक लक्षण है कि उसमें ठहराव हो, उसमें एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यदि एग्रीमेंट नहीं होगा तो अनुबंध हो ही नहीं सकता। बिना एग्रीमेंट का कोई अनुबंध नहीं होगा। और वो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता हो, यानी कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। दूसरा है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट में कुछ बातें हैं, जैसे कोर्शन, स्वतंत्र सहमति इसको हिंदी में बोलते हैं। कोर्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जोर जबरदस्ती धमका के धमकी ना होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट तभी होगा, स्वतंत्र सहमति तभी होगा जब 5 में से कोई भी ऐसा चीज ना हो। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। यदि ये पांचों चीज नहीं होगा तभी स्वतंत्र सहमति होगा। यानी कि किसी भी अनुबंध को वैलिड होने के लिए, वैध होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों ही पक्षकार का स्वतंत्र रूप से सहमति हो। वो पक्षकार किसी के दबाव में आके अपना सहमति न दे दे, अपना एक्सेप्टेंस न दे। वो पक्षकार बाय मिस्टेक अपना एक्सेप्टेंस न दे। वो पक्षकार, दोनों पक्षकार में से कोई भी अगर एक पक्षकार किसी भी प्रकार का फ्रॉड करता है तो फिर वो स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो भी वो स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अर्थात एक अनुबंध को वैलिड होने के लिए, वैध होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों ही पक्षकार के बीच स्वतंत्र सहमति हो, फ्री कंसेंट हो। नेक्स्ट वन इज कंपिटेंसी।
ऑफ द पार्टीज, वे अनुबंध करने के योग्य हो, कंपिटेंट हो, अनुबंध करने के योग्य। ये अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वही पक्षकार अनुबंध कर सकता है जो कंपिटेंट हो, अनुबंध करने के योग्य हो। सेक्शन 11 के अंतर्गत अनुबंध करने के योग्य पक्षकार के बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अनुबंध करने के योग्य कौन कौन से पक्षकार हो सकते हैं। पहला, मेजर हो, अर्थात बालिग हो, नाबालिग ना हो, यानी 18 वर्ष और उससे ऊपर के एज का हो। 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होते हैं वे अनुबंध करने के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एज हो, अर्थात मेजर हो। दूसरा, साउंड माइंडेड हो, साउंड माइंडेड का मतलब हुआ कि वे दिमागी रूप से स्वस्थ हो, किसी भी तरह से वे दिमागी रूप से बीमार ना हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, अर्थात वो खुद डिसीजन ले सके, सही और गलत के बीच में फर्क समझ सके, पागल ना हो, नशा में ना हो, यानी कि वे पूरी तरह से होशो हवास में हो, उसी को कहते हैं साउंड माइंडेड। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ लॉ, कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। किन लोगों को कानून के द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित किया जाता है? वो व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि न्यायालय द्वारा या क्रेडिटर्स के द्वारा या वॉलंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ एसेट्स। यदि आपका लायबिलिटीज आपके एसेट्स से ज्यादा है तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। यदि आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आप अनुबंध करने के योग्य नहीं हो, अर्थात इंसॉल्वेंट व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति दिवालिया न हुआ हो या न्यायालय द्वारा किसी अन्य मामले में सजा सुनाया गया हो और उसे अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया हो। इन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं, अर्थात सेक्शन 11 के अंतर्गत पहला मेजर होना जरूरी है। एज ऑफ मेजोरिटी यहां लिख दें, एज ऑफ मेजोरिटी मेजर होना जरूरी है। दूसरा, साउंड माइंडेड होना जरूरी है, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का, यानी कि होशो हवास में होना जरूरी है। तीसरा, लॉ के द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर मस्ट बी लॉफुल कंसीडरेशन। प्रतिफल, कानून के नजर में वो प्रतिफल जेन्युइन हो, जायज हो, अर्थात लॉफुल हो, इलीगल नहीं हो, यानी कि जो कंसीडरेशन है वो इलीगल नहीं हो। माना कि ए ने बी से अनुबंध किया कि ए ने बी से कहा कि तुम अपना मकान दे दो, बदले में मैं तुम्हें 1 किलो 1 kg ड्रग्स दूंगा। ए ने बी से कहा कि तुम अपना मकान दे दो, बदले में मैं तुमको 1 kg ड्रग्स
नशीला ड्रग्स जो कि प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो दूंगा। अब ये जो ड्रग्स है वो इलीगल है, वो लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। कंसीडरेशन का मतलब ही होता है कि दोनों ही पक्षकार को कुछ के बदले कुछ मिले, प्रतिफल के रूप में कुछ के बदले कुछ मिले। तो ए ने बी को कहा कि तुम अपना मकान दे दो मुझे, बदले में मैं तुमको 1 kg ड्रग्स दूंगा, नशीला ड्रग्स। ये ड्रग्स कानून के द्वारा इलीगल है, लॉफुल नहीं है, इसलिए ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं हुआ और ये अनुबंध नहीं होगा, वैलिड अनुबंध नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि लॉफुल कंसीडरेशन के अभाव में कोई भी अनुबंध वैलिड नहीं होता, तो अनुबंध लॉफुल होना चाहिए। अर्थात यदि मुझे एक बाइक खरीदना है, मैंने उस बाइक के लिए 60,000 रुपया पे किया, बदले में उसने मुझे बाइक दिया, पूरे कागजात के साथ दिया, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दिया, मैंने भी उसे 60,000 रुपये भुगतान किया, तो दोनों ही पक्षकार को लॉफुल कंसीडरेशन प्राप्त हुआ, यानी कि वैधानिक प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो प्रतिफल वैधानिक हो, अवैधानिक प्रतिफल अगर होगा तो अनुबंध वैध नहीं होगा, अनुबंध जो है वो पूरी तरह से वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अनलॉफुल अगर कंसीडरेशन होगा तो वो अनुबंध पूरी तरह से वॉइड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो? लीगल हो, लीगल ऑब्जेक्ट। दो व्यक्ति ने आपस में एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम कहीं पर डाका डालते हैं, डाका डालने के लिए बिजनेस करते हैं, डाका डालने का बिजनेस करते हैं। तो दो व्यक्ति आपस में अनुबंध किया कि चोरी करने चलेंगे, चोरी करने के लिए हम आपस में अनुबंध करते हैं, हम दोनों पार्टनर रहेंगे। तो ये जो उद्देश्य है दोनों का वो अनलॉफुल है, चाहे डाका डालना हो या चोरी करना हो, दोनों ही उद्देश्य अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल है यानी कि इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? लीगल हो, यानी कि उद्देश्य हमेशा लीगल हो। बिहार में शराब रेस्ट्रिक्टेड है, बैन है, और दो व्यक्ति पार्टनरशिप में शराब का बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। वहां पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अनुबंध क्या होगा? वॉइड होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लीगल ऑब्जेक्ट जब होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नॉट expressly declared void, not expressly declared to be void. Section 24 to 30, under section 24 to 30 and under section 56 of Indian Contract Act 1872, not expressly declared to be void under section 24 to section 30 and section 56, सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक तथा सेक्शन 56 के अंतर्गत भारतीय अनुबंध अधिनियम कहता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है
जो कि पूरी तरह से वॉइड होगा, प्रथम दृष्टया ही वॉइड माना जाएगा यदि वो सेक्शन 24 से लेके 30 के अंतर्गत आएगा तथा सेक्शन 56 के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी भी गैर कानूनी क्रियाकलाप को करने के लिए किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। जैसे किसी भी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए, यानी कि इलीगल ऑब्जेक्टिव के लिए, इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। गैर कानूनी प्रतिफल के लिए किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जो अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता के अभाव में किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। अनिश्चित प्रवृत्ति का किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। ऐसा अनुबंध जो असंभव है, जो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव प्रकृति का किया गया अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। जो असंभव है, जिसका पूरा किया जाना संभव है ही नहीं, इस प्रकार के अनुबंध को व्यर्थ अनुबंध कहा गया है। तो ये था essentials of a valid contract under section 10 of Indian Contract Act 1872. Those essentials elements under valid contract, which is not given under section 10, but it is given under various sections of Indian Contract Act 1872, without which वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण जो कि धारा 10 के अंतर्गत तो नहीं दिया गया है, लेकिन अन्य धाराओं के अंतर्गत उसे दिया गया है, जिसके बिना कोई भी अनुबंध वैध नहीं हो सकता। यानी कि वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण धारा 10 के अलावा भी विभिन्न धाराओं में दिया गया है। जैसा कि पहला है एटलीस्ट 2 पार्टी, यानी कि किसी भी वैध अनुबंध के अंतर्गत कम से कम 2 पक्षकार का होना जरूरी है, कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक पार्टी ही आपस में एग्रीमेंट करेगा, और जब वो लीगल एग्रीमेंट होगा, उसका कुछ कंसीडरेशन होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज द intention to create legal relationship। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन का ही स्थान है, लीगल रिलेशन होना जरूरी है। मस्ट बी लीगल रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, देयर मस्ट बी लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज सो दैट देयर वुड बी लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन 2। दोनों पार्टी के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, और इसके लिए लीगल एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट कैसा हो? लीगल हो, यानी कि वैधानिक हो। सोशल एग्रीमेंट का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में सोशल एग्रीमेंट का कोई स्थान नहीं है। लीगल इंटेंशन इंप्लाइज दैट हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में 5000 रुपीज देंगे, और हस्बैंड वाइफ को 5000 रुपीज प्रति माह नहीं दे पाया। यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ, ये एक सोशल रिलेशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि
यदि राम ने श्याम को 25,000 में एक घोड़ा बेचने के लिए प्रस्ताव दिया, श्याम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, दोनों के बीच में प्रोमिस हो गया, और जब प्रोमिस हो गया तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, यानी कि राम को घोड़ा सुपुर्द करना होगा श्याम को, और श्याम के द्वारा 25,000 रुपये राम को सुपुर्द करना होगा। यानी कि घोड़ा के केस में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, यानी कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। लेकिन जब हम बात करें हस्बैंड और वाइफ के बीच जो लेन देन की बात हुई, प्रोमिस की बात हुई, वहां पे किसी भी प्रकार का लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी है, दोनों पार्टीज का सिग्नेचर जरूरी होता है। जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में बिना सिग्नेचर का काम नहीं चलेगा, पक्षकार के बीच सिग्नेचर होना जरूरी है, पक्षकार एग्री होंगे तो साइन करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल्स भरना होगा। दीज ऑल आर द लीगल फॉर्मेलिटीज, देयर मस्ट बी द प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए, फॉर्म फिलअप होना चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। दीज ऑल आर द लीगल फॉर्मेलिटीज, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जमीन खरीदता है, जमीन खरीदते समय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, दोनों पक्षकार का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी ये लीगल फॉर्मेलिटीज है। फोटो लगेगा, ये लीगल फॉर्मेलिटीज है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। जमीन का खरीद बिक्री भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसी प्रकार से इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो, वहां पे आप साइन करते हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन हो, निश्चितता हो। निश्चितता के अभाव में हुए कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ होते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा अनुबंध जो अनिश्चित प्रवृत्ति का है, वो पूरी तरह से व्यर्थ है। राम ने श्याम से कहा कि मुझे 1 क्विंटल तेल चाहिए। श्याम ने राम को केरोसिन तेल उसके घर पहुंचा दिया। राम ने कहा कि नहीं जी, हमको केरोसिन तेल नहीं चाहिए था, हमें सूर्यमुखी का तेल चाहिए था, सनफ्लावर का तेल। यहां पर अनुबंध व्यर्थ हो गया। राम ने श्याम से तेल का डिमांड किया था और श्याम के पास जो तेल था वो पहुंचा दिया। दोनों ही तरफ से मिस्टेक हुआ। अनिश्चित प्रवृत्ति का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से व्यर्थ है। न राम का दोष है यहाँ, न श्याम का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, अनुबंध का जो बुनियाद है, वो अनिश्चितता से भरा हुआ है। और अनिश्चितता, जिस अनुबंध में अनिश्चितता होगा, वो अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, असंभव प्रवृत्ति का अनुबंध, ऐसा अनुबंध जो इम्पॉसिबल प्रवृत्ति का है, जो संभव ही नहीं है, वो पूरी तरह से व्यर्थ होता है। यानी कि अनुबंध ऐसा हो जो पॉसिबल हो, संभव हो, वही वैलिड अनुबंध होगा। अनुबंध ऐसा हो जहां पे अस्पष्टता हो, वही अनुबंध वैलिड होगा। ठीक उसी प्रकार से अनुबंध ऐसा हो जो संभव हो सके, जिसे पूरा किया जा सके, वही अनुबंध
वैलिड अनुबंध होगा, वैलिड कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट ऐसा हो जो पूरी तरह से संभव हो, जिसे पूरा किया जा सके। जैसे कि रामलाल ने श्यामलाल से कहा कि यदि तुम गायब होके दिखा दोगे, विलुप्त होके दिखा दोगे, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। श्यामलाल इस बात को स्वीकार कर लिया। ये अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ है, वॉइड है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विलुप्त नहीं हो सकता, गायब नहीं हो सकता। असंभव प्रवृत्ति का अनुबंध पूरी तरह से व्यर्थ है। तो इस प्रकार हमने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्टैक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा, सेक्शन 10 के अंतर्गत पढ़ा। उसके अलावा जो आवश्यक पॉइंट्स था हमने उसे पढ़ा। इस प्रकार हम एग्जामिनेशन में अगर हमें पूछा जाए कि एक अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का वर्णन करें, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्टैक्ट, तो हम उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। तो इसे आप फॉरवर्ड करें, बाकी अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त है उसके साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो सके। थैंक यू।